हाँ जी। करें शुरू। हेलो सर, हाँ जी, हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कह लो या गुड आफ्टरनून, वैसे गुड आफ्टरनून कहना ज्यादा ठीक रहेगा इस टाइम। हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। आज की शुरुआत फ्रेश मूड से, अच्छा बहुत बढ़िया। जी हाँ सर, स्मार्ट लग रहे हो, ममता मौर्य, अच्छा चलो, थैंक यू वेरी मच भाई। आई लव यू सर, अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। देखो, नोट्स लेने के लिए पे करने का क्या प्रोसेस है, उसमें पे करने का ये है कि जब आप बाई पे क्लिक करते हो तो वहां पे आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं, आप वहां पे फोन पे, गूगल पे या डेबिट कार्ड जिससे भी आप करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम बात करें। तो ये 20 अगस्त 2023 के पेपर है आपका, और इसमें हमने 15 क्वेश्चन कल की क्लास में कर लिए थे, तो आज करेंगे 16 से स्टार्ट, ठीक है। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि पहला ऑप्शन है आपका, शिक्षार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरी नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन है आपका, शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। तीसरा ऑप्शन है, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर आपका, शिक्षार्थी कम जानते हैं कि शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। तो यहाँ पर जो आप पहले अपना कमेंट में आंसर देंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से अपना आंसर लिखेंगे आप कमेंट में। सर दूसरा तरीका बताइए जिससे हमको नोट्स मिल जाए। दूसरा क्यों भाई, इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको? मैंने ऐप डाउनलोड किया है बट मुझे नोट्स नहीं मिला। अरे नोट्स नहीं मिला मतलब आपको ऐप देखना नहीं आ रहा। नोट्स जैसे आप ऐप खोलोगे ना, ऐप को ओपन करोगे तो डाउनलोड करने से थोड़ा मिलेंगे, उसको लॉगिन भी तो करना पड़ेगा, उसमें अपना फोन नंबर डालना पड़ेगा। फिर फोन नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के तब लॉगिन होगा वो, तो तब जाके अंदर आपको दिखेंगे नोट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे बात करें बोध आधारित अधिगम। बोध का मतलब सीधा है, ये माना मैंने आपको कई बार बता दिया, बोध का मतलब है समझ, समझ या अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपका शिक्षण होना चाहिए, तो यानी कि सार्थक अधिगम होना चाहिए जिसमें बच्चा समझ को ज्यादा वरीयता हो, ना कि परीक्षा में पास होने को वरीयता दें हम, है ना। तो शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, ये बात तो सच है आपकी, अलग अलग है ना, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित कर किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता, ये गलत हो गया आपका। अगर आपकी क्षमताएं अलग अलग हैं, यानी कि क्षमताएं और आवश्यकताएं बच्चे की अलग अलग हैं, विविध हैं, तो मानक निर्देश काम नहीं करेंगे ना फिर। मानक निर्देश तो फिर सबके लिए एक जैसे हो गई, है ना। तो ये गलत हो गया आपका। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये भी गलत है आपका, क्योंकि निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे बच्चे, बच्चे सक्रिय होने चाहिए आपके। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने किए जाने पर ठीक का निर्माण करते हैं, तो ये बात सच है आपकी। ज्ञान का निर्माण बच्चे खुद ही करेंगे, है ना। सिर्फ आप क्या करेंगे, एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएंगे और उनको सुविधा देंगे, क्योंकि एक टीचर का रोल ही सुविधादाता का होता है ना। हमने एनईपी में पढ़ा, एनसीएफ में पढ़ा, प्रगतिशील शिक्षा में पढ़ा कि टीचर का रोल क्या है, सुविधादाता, यानी कि बच्चे को सुविधा देनी है, बच्चे की हेल्प करनी है, मदद करनी है, बाकी काम बच्चा खुद करेगा, सीखेगा खुद से ही, है ना, करके सीखेगा। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थी के लिए तथ्यों का प्रसारण प्रसारण शामिल है, ये गलत है आपका। तथ्यों का प्रसारण करने का मतलब ये है कि सिर्फ आप क्लास में आए और जितनी भी सही जानकारी है वो बच्चे को बोल करके बताएं या लिख करके बताएं और अपने घर चले जाएं, तो ये तथ्यों का प्रसारण है, मतलब एक तरह से खबरें देने आ रहे हैं आप, है ना। तो ये तरीका तो नहीं होगा ना बच्चों को पढ़ाने का, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्री में थ्योरी पढ़ा दो, तो थ्योरी तो पढ़ा ही रहे हैं, फ्री में ही है भाई, कौन से पैसे ले रहे हैं आपसे, सारी क्लासेस फ्री हैं। बस एक लाइक जरूर मांगता हूं मैं आपसे, पैसों के बदले, है ना, लाइक कर दिया करो, कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। और किया ही नहीं है, देखो आधे लोगों ने किया है अभी, लाइक कर दो भाई फटाफट से। देखो यहाँ पे बात करें जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। पहला ऑप्शन है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। दूसरा ऑप्शन है, उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। तीसरा है, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके। और फोर्थ है आपका, उसे उत्तर प्रदान करके। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे आप। जल्दी लिखो सर, सीटेट का ओनली फर्स्ट पेपर का पीवाईक्यूज बता दीजिए, उसका मैं करा दूंगा, अलग से कराऊंगा उसका, ठीक है।
मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए। अच्छा, दे सकते हैं। क्या प्राइस क्या होगा? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ का प्राइस नहीं लेंगे आपसे। नोट्स के लिए आपका पेमेंट देना पड़ता है, प्रीवियस आपके फ्री में दे देंगे आपको। ऐप पे जाओ, ऐप पे ही मैंने 4-5 डाल रखे हैं प्रीवियस पेपर, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी मैं और जो टाइप हो जाएंगे वो भी डाल दूंगा मैं उस पे। यहाँ पे अगर बात करें जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए टीचर क्या करेगा? तो उसे मानस मंथन करने के लिए कहना चाहिए, यानी कि मंथन होता है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि विचार करना। जैसे कहते हैं ना, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो तभी तो समझ आएगी चीज। तो यानी कि विचारों की प्रक्रिया चलाओ, है ना। तो विचार मंथन करेंगे और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो यही तरीका बढ़िया है आपका, है ना। विचार उत्पन्न करने के लिए जैसे मैं ही आपसे कहूं कि थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, सोचो इसमें क्या आंसर सही हो सकता है, और सोचो थोड़ा सा, हिंट दूंगा मैं आपको एक दो। तो यही है कि नए विचार उत्पन्न करने के लिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। तो वही तरीका सबसे बेस्ट होता है। अगर मैं कह दूंगा कि छोड़ो ये प्रश्न तो छोड़ ही दो आप यार, ये बेकार प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, तो वो तरीका गलत है कि आप समस्या को सुलझाना छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं, ये तरीका आपका गलत है ना। उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने के लिए क्या कर रहे हैं? डीमोटिवेट, हतोत्साहित, तो ये भी गलत है आपका। उसे उत्तर खुद से अगर दे देंगे तो भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। अगर यहाँ पे आप लोग कमेंट में आंसर नहीं देते हो या आप खुद से इसका सॉल्यूशन या जवाब नहीं दोगे और मैं डायरेक्टली आऊं और सिर्फ सही उत्तर बता के और मैं आगे बढ़ जाऊं, तो इसमें आप सीखोगे नहीं, आप सिर्फ उसको रटोगे, आपका अपना ज्ञान, अपने विचार उत्पन्न होंगे ही नहीं। तो इसलिए उत्तर प्रदान नहीं करना, उत्तर खोजने के लिए बच्चों को तैयार करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनके सिलेबस देखी, मैथ का चक्कर आ गया। अरे राजलक्ष्मी जी, कौन से मैथ का सिलेबस देख लिया आपने जो आपको चक्कर आ रहे हैं? मुझे आपका नोट्स चाहिए, कैसे मिलेगा? नोट्स के लिए ऐप डाउनलोड कर लो। और जिनको अगर ऐप में कोई दिक्कत आ रही है तो चलो इस नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि अगर कोई डाउट है तो। 8532 855503, ठीक है। बाकी जब अगर ऐप में दिक्कत आ रही है तभी मैसेज करना, वरना तो ऐप से ही डाउनलोड कर लेना नोट्स, ठीक है, वहीं पे जाके। देखो, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होना चाहिए आपका? सजा और शर्मिंदगी के डर पर, या फिर सहकारी अधिगम पर, या फिर प्रतिस्पर्धी लोकाचार पर, या अनुबंधन और पुनर्वलन पर? तो किस में पूछ रहे हैं ये? एक अनुकूल कक्षा यानी कि एक अच्छी कक्षा। अनुकूल का मतलब है कि जो ऐसी कक्षा जो सभी बच्चे जिसमें एडजस्ट हो जाएं या सभी बच्चों को स्वीकार कर लिया जाए, यानी कि एक समावेशी कक्षा कह सकते हैं, और बाल केंद्रित कक्षा। तो देखो, अनुबंधन और पुनर्बलन जो है, पुनर्बलन होता है कि इनाम पुरस्कार वगैरह देना किसी भी काम के लिए, और अनुबंधन होता है जिसमें आप बाहरी कारक के द्वारा बच्चे के व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, ये होता है व्यवहारवाद, है ना। जो आपको मैंने पहले ही बताया, जहां पे भी अनुबंधन अनुक्रिया वाली बातें आएंगी वो व्यवहारवाद है। जो पावलव की थ्योरी है कुत्ते वाली या बिल्ली की थ्योरी है, तो आपका व्यवहारवाद सीटेट में चलेगा नहीं। अब व्यवहारवाद खत्म हो चुका है सीटेट के अकॉर्डिंग, यूपीटेट में पूछा जाता है, सीटेट में नहीं आएगा। तो सीटेट में रचनावाद के आधारित ही प्रश्न आपके सही होंगे। प्रतिस्पर्धा यानी कि बच्चों में कंपटीशन जागरूक करना, तो ये भी गलत हो गया आपका। सहकारी अधिगम मिलजुल कर काम करना, सहकारी अधिगम मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसमें एक दूसरे की मदद से बच्चे सीखते हैं और टीचर और स्टूडेंट भी आपस में मिलकर सीखते हैं, तो उसको हम सहकारी अधिगम कहेंगे। ये वातावरण अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। सजा देंगे आप बच्चे को या बच्चे को डांटेंगे, डर की वजह से सिखा रहे हैं, तो वो भी तरीका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृति में असतत है, दूसरा ऑप्शन है आपका आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, तीसरा है आपका सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, और फोर्थ है आपका सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो बताएंगे यहाँ पर ले वाइगोत्स्की के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? चलिए फटाफट से लिखेंगे। थ्योरी की ऑनलाइन क्लास कब चलती है? थ्योरी की क्लास ऑनलाइन नहीं चलती, मतलब वो अपलोड वाली मिलेगी आपको, लाइव नहीं होती थ्योरी वाली। तो वैसे तो दोपहर में आती है, लेकिन आज शाम को आएगी, दोपहर में उतना टाइम मिल नहीं पाया था। तो आज आपकी थ्योरी क्लास जो आएगी वो शाम को आएगी, कॉन्सेप्ट क्लास। बी को लॉक कर दो सर जी। अच्छा, शहजाद खान बोल रहे हैं बी को लॉक कर दो। मैं आध्या हूँ, कोई बताओ पेपर वन और सेकंड बीएड वाले दे सकते हैं क्या? सेकंड दे सकते हैं, फर्स्ट नहीं दे सकते, ठीक है। हम्म। चलिए,
देखो अब वाइगोत्स्की के हिसाब से अगर देखेंगे आप तो प्रकृति मतलब विकास तो असतत हो नहीं सकता किसी के हिसाब से भी। विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास किसी भी मनोवैज्ञानिक के हिसाब से रुकेगा नहीं या सतत नहीं हो सकता। तो लगातार चलने वाली चीज है। आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है तो ये आनुवंशिकता को मानते ही नहीं है। लेव वाइगोत्स्की आनुवंशिकता को मानते ही नहीं है। ये कहते हैं बच्चे का डेवलपमेंट जो है पैदा होने के बाद समाज में होता है। समाज ही सारे आपके क्या करेगा, सारे विकास करेगा, सारे अधिगम करेगा, सब कुछ जो भी सीखेगा बच्चा समाज में सीखेगा। सीधे परिपक्वता की बात करेंगे तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये अगर परिपक्वता पे ध्यान देते तो समाज को हटा सकते थे कि बच्चा तो अगर बिना समाज के भी बड़ा हो रहा है तो जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा, जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा, उसमें आज का जो है विकास आता चला जाएगा या बच्चा सीखता चला जाएगा चीजों को। तो ऐसा ये नहीं मानते। ये कहते हैं कि बच्चा सामाजिक संपर्क के बिना चीजों को नहीं सीख सकता। जो आपका डेवलपमेंट होगा या अधिगम होगा वो सामाजिक संपर्क से ही होगा। बच्चा अगर 15 साल का भी हो गया हो और आपने उसको समाज से अलग रखा है तो वो कोई भी गुण उसके अंदर नहीं आएगा और वो कोई भी डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पाएगा। इनका मानना ये है। तो कुल मिला के ये समाज पे ही आधारित है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्याजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार विभिन्न अवस्थाएं। पहला ऑप्शन है दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से होती है। दूसरा ऑप्शन है उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। और फोर्थ है आपका बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे आप। हम्म। सर फोन की बैटरी लो हो गई है, अब क्लास पूरी कैसे देखें? चार्जिंग पे लगाओ, देखो। घर से बाहर हो क्या? चलिए फटाफट से अपना आंसर लिखेंगे। सॉरी सर मैं ऑनलाइन नहीं देख पाती लेकिन रात में सब वीडियो देखती हूँ। विनीता, कोई बात नहीं, अगर टाइम नहीं मिलता तो रात में आप देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। साइंस और संस्कृत की क्लास भी चालू कर दीजिए। हाँ एकता जी जल्दी करेंगे। देखो यहाँ पे बात करें तो गुणात्मक रूप से चार विभिन्न अवस्थाएं हैं प्याजे के हिसाब से, जो कि आप सबको पता है ना। संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं, पूर्व संक्रिय संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त। तो ये चार अवस्थाओं के बारे में कौन सी बात सही है इनमें से? दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न है तो नहीं। इन्होंने जो कहा है वो भिन्न नहीं है, इन्होंने बोला सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब कि बच्चा चाहे कहीं का भी हो, किसी भी संस्कृति का हो, ये चार चरण आपके होंगे ही जरूरी। इन चार चरणों से ही होके गुजरेगा। इनके अलावा कोई भिन्नता नहीं आ सकती, चाहे वो बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में हो। उसके अलावा उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चे का मन लघु वयस्क मन है, ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मतलब लघु मन ये कह सकते हैं कि बड़ों की तुलना में बड़ों के दिमाग का छोटा रूप है वो, तो ऐसा तो नहीं है। जीन प्याजे ये कहते हैं कि मात्रात्मक रूप से कोई भिन्नता नहीं है। मात्रात्मक रूप से कोई भिन्नता नहीं है, बड़ों का दिमाग ज्यादा छोटों का कम, ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। ये कहते हैं गुणात्मक रूप से भिन्न है। किस रूप में भिन्न है? गुणात्मक रूप में। मात्रात्मक नहीं है ना। मात्रात्मक वाला गलत होता है आपका, क्योंकि मात्रात्मक में क्या हो जाएगा, कम ज्यादा। लेकिन गुणात्मक में सही है, क्योंकि गुणात्मक भिन्नता ये है कि उसके सोचने का, काम करने का तरीका अलग है, उसके सीखने का तरीका अलग है। तो इसलिए वो गुणों में भिन्न हो जाता है। और जेनेटिक कोड की तो ये बात ही नहीं करते, है ना, कि जेनेटिक कोड की वजह से ही आपकी जो अवस्थाएं चलेंगी, उसकी वजह से, ऐसा कुछ इन्होंने कहा नहीं है। तो बच्चों का विकास जो है सार्वभौमिक, देखो जो मैंने आपको शुरू में बताया था वही बात लिखी है, सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी कि चाहे बच्चा किस दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हो रहा है, इन चार चरणों से होकर ही गुजरेगा जीन पियाजे के हिसाब से। तो यही एक तरीका है संज्ञानात्मक विकास को पार करने का। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? एक बार कमेंट करके बताओ, यस लिख दो कमेंट में अगर सही चल रहा है, तो समझ में आ रहा है तो। पेपर टू का क्लास है? नहीं, दोनों का है, पेपर टू पेपर वन दोनों देख सकते हैं इसको। ठीक है, सीडीपी कॉमन होती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? पहला ऑप्शन है वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं। दूसरा ऑप्शन है वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते हैं। और फोर्थ है आपका वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, अपना आंसर देंगे आप।
चलिए फटाफट से अपना आंसर लिखेंगे। हम्म। यस आ रहा है सबका, इसका मतलब ठीक चल रही है क्लास, बहुत बढ़िया। सर ये आर और ए वाले व्याख्या मुझे बहुत परेशान करता है। अच्छा, साधना गुप्ता, ये क्वेश्चन पेपर को खराब कर देते हैं मेरे। ये क्वेश्चन भी अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगे, जैसे जैसे हम करते जाएंगे प्रैक्टिस तो आपको पता चलता चला जाएगा कि किस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। पहले तो दोनों, जो ए और बी आता है या आर और ए आता है, तो इन दोनों को पहले तो ये देखना है हमें कि दोनों बातें सत्य है या नहीं है। और अगर सत्य दोनों हो गई है, दोनों ही बातें सत्य लग रही हैं, तो फिर हमें ये भी देखना होता है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है या नहीं है। अगर दोनों के बीच में संबंध है तो सही व्याख्या वाला आंसर राइट हो जाता है, और अगर उस दोनों में संबंध नहीं है तो बिना व्याख्या वाला, कि व्याख्या सही नहीं है लेकिन कथन दोनों सही है, इस तरह से। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलो फटाफट से अपना आंसर लिखते रहो। देखो यहाँ पे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो पहला ऑप्शन अगर बात करें, संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल दिया है, तो नहीं दिया है। जीन पियाजे ने भाषा पर बहुत ज्यादा बल नहीं दिया है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखते। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखते, रखते तो हैं लेकिन सार्वभौमिकता वो कहते हैं, लेकिन हाँ, संज्ञानात्मक विकास में भिन्नता, व्यक्ति की भिन्नता हो सकती है। हर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास एक जैसा नहीं होता, तो ये भी गलत है आपका। जैविक कारकों की भूमिका पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, दिया है। जैविक कारक मतलब है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, जैविक कारक यही तो है, बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट, जो बच्चा पैदा होने से लेके धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो जैविक परिपक्वता ही तो है, वो धीरे धीरे जो बड़ा हो रहा है। तो जैविक कारकों पर इन्होंने ध्यान दिया है, क्योंकि इन्होंने जो डेवलपमेंट के, सॉरी, इन्होंने जो अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पार्ट्स बनाए हैं, स्टेज बनाई है, वो उम्र के हिसाब से है ना, एज के हिसाब से है। तो अगर ये परिपक्वता पे ध्यान नहीं देते तो फिर एज के हिसाब से क्यों रखते। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते, ये बात सच है। इन्होंने इस बात को छोड़ा है। इन्होंने ये कह दिया कि सार्वभौमिक है, ये 4 चरणों में चलेगा विकास, और दुनिया के हर कोने में यही चरण आपके चलेंगे। लेकिन इन्होंने कहीं से कहीं तक भी ये नहीं कहा कि अगर समाज अलग है, या उनका कल्चर अलग है, या उनका रहन सहन अलग है, तो संज्ञानात्मक विकास पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ऐसा इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया। तो यही सीमा है इनके सिद्धांत की, कि इन्होंने संस्कृति के प्रभाव को या समाज के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। सर आप एक्स मुस्लिम हो क्या, युक्ति सिंधे, ये कैसा सवाल है भाई। हाँ, पहली बात तो ऐसा सवाल आपको करना ही नहीं चाहिए, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। और रही बात है, तो मैं तो अभी भी मुस्लिम ही हूँ, एक्स मुस्लिम क्यों कह रहे हो, मैं मुस्लिम ही पैदा हुआ हूँ और अभी भी मुस्लिम ही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे बात करें तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है आपका, प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 8 की शिक्षिका हैं, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। और आपका कारण है आपका कि जेंडर जो है, लिंग अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिक ग्रहित नहीं है। तो बताएंगे दोनों में से कौन सी बातें सही है। अब आप जो है देखिए, यहाँ पर जो कह रहे थे ना आर वाले, है ना, आर और ए वाले दिक्कत होती है, तो अब इसमें देख के बताओ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा सीटेट पेपर 2 में। मेन सब्जेक्ट आपका एसएसटी रहेगा, सोशल साइंस, बाकी के तो आपके कॉमन रहेंगे, है ना। चलो ठीक है, और बताओ, लिखते रहो अपना आंसर। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो प्रत्येक वर्ष लता जो है वो कक्षा 8 की शिक्षिका है, वो क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए, कि हमारे बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, इस पर डिस्कशन करने के लिए वो क्लास में बाहर से कुछ लोगों को बुलाती है, जिसमें से एक प्रोफेसर है गणित की, जो कि एक लड़की है या महिला है, और एक नर्स जो होते हैं हॉस्पिटल में, तो नर्स जो है वो पुरुष है, महिला नहीं है। उनको बुलाया, वो इसलिए बुलाया क्योंकि बच्चे ये देखें कि अगर कोई लड़का है वो नर्स बनना चाहता है तो बन सकता है, ऐसा नहीं कि नर्स सिर्फ लड़कियां ही होंगी,
और ऐसा भी नहीं कि गणित सिर्फ लड़के ही सीखेंगे, लड़कियां भी गणित की प्रोफेसर बन सकती हैं, लड़कियां भी साइंटिस्ट बन सकती हैं, या लड़कियां और भी कोई ऐसे फील्ड बाहर ही चुन सकती हैं जिनका लिंग से लेना देना नहीं होता। तो ये चीज बच्चों को समझाने के लिए कि लिंग आधारित नहीं है कि आप क्या करियर चुनेंगे, ये सही तरीका है। और ये बहुत बढ़िया बात है अगर इस तरह से वो कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि वो रूढ़िवादिता को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अब जेंडर जो है अंतर जन्मजात है जो समाज के माध्यम से अधिकृत नहीं है, तो ये गलत है आपका कारण। क्योंकि लैंगिकता या जेंडर जो है वो जन्मजात नहीं होता। जेंडर, ये जो जेंडर शब्द यूज हुआ है या लैंगिकता वाला जो शब्द यूज हुआ है, ये समाज ने बनाया है कि पुरुष ये काम करेंगे, स्त्रियां ये काम करेंगी, ये सब चीजें ये समाज के माध्यम से ही है, ये सामाजिक संरचना है। तो ये आपका कारण गलत है, ए सही है, आपका आर गलत है। तो कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में ही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, ए है आपका अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, बी है आपका शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सी है आपका एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, और डी है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फटाफट से अपना आंसर लिखते रहें। जी गुड आफ्टरनून सभी को जो भी जुड़ रहे हैं। आजमगढ़ की धरती से प्रणाम सर जी, पंकज यादव जी प्रणाम। आजमगढ़ का मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक दोस्त है आजमगढ़ में रहता है। चलो फटाफट से अपना आंसर लिखते रहो भाई, वीडियो को लाइक भी करते रहो, अभी लाइक बहुत कम है हमारे, है ना। तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लाइक आपको कर देना चाहिए खुद से, जल्दी करो फटाफट से। देखो एक प्रगतिशील कक्षा की बात करें तो विद्यार्थी आपके अधिक प्रश्न नहीं पूछेंगे तो पूछेंगे भाई, प्रश्न पूछने का अधिकार है बच्चों को, है ना। बच्चे तो जितने ज्यादा प्रश्न पूछेंगे उतना अच्छी बात है। शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं, हाँ पूछ सकते हैं, ये बात सच है। एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे से तो पूछ सकते हैं, हाँ ये भी सच है, उसी को तो डिस्कशन कहेंगे। स्वयं से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो हाँ स्वयं से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि स्वयं से पूछने का मतलब है सेल्फ एनालिसिस करना, अपने की जांच करना कि जो मैंने सही सवाल सॉल्व किया है या जो भी काम किया है क्या वो सही है या नहीं है। ये होता है खुद से ही सवाल करना। तो खुद से सवाल भी कर सकते हैं आपके, तो बी सी और डी आंसर राइट होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को खालिस्तान कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है, खालिस्तान में क्या आएगा? जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है, बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं को से लेकर वयस्क अवस्था तक, वयस्क अवस्था में भी सीखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपका जेंडर स्थिरता कहेंगे और प्रारंभ से किशोरावस्था के दौरान सीखा जाएगा। तीसरा है आपका जेंडर रूढ़िवादिता कहेंगे और केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान सीखे गए। और फोर्थ है आपका जेंडर पूर्वाग्रह कहेंगे, मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सीखा जाएगा। चलिए बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। हम्म चलिए फटाफट से बताएंगे अपना आंसर। हम्म देखो अगर यहाँ पे हम इसको सोचें तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहेंगे? जेंडर भूमिकाएं। क्योंकि इसने जो पूछा है आपसे पहली चीज सबसे पहले कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से जुड़ी अपेक्षाएं, तो इसने कहीं ये नहीं कहा आपसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भेदभाव हो रहा है, भेदभाव वाली बात कहीं नहीं है ना, भेदभाव वाली बात तो नहीं है। इसने सिर्फ ये कहा है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता क्या है एक्चुअल में, बच्चे को सिर्फ ये सिखाना है आपको कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है आपका, है ना। इसने ये नहीं बोला कहीं से कहीं तक भी कि भेदभाव हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। पहली बात तो इससे तीन चीजें, ये तीनों ही ऑप्शन आपके अलग हो गए। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें पूर्वाग्रह की बात कर रहा है, इसमें रूढ़िवादिता की बात कर रहा है, इसमें स्थिरता की बात कर रहा है। तो ये तीनों ही बातें गलत हो गई है ना। तो सिर्फ भूमिकाएं हैं ये, सिर्फ जेंडर भूमिकाएं कि आपके समाज में स्त्री भी है पुरुष भी है, इस तरह से जो है ये चीजें सिखा सकते हैं। और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर
वयस्क अवस्था में भी सिखा सकते हैं। यानी कि ये ऐसी चीज है जो पूरी उम्र भर कभी भी आप इस चीज को सिखा सकते हैं किसी भी बच्चे को भी बड़े को भी सिखा सकते हैं। तो ये पूरी लाइफ में कभी भी आप सिखा सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है आपका। ठीक है, तो सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्क अवस्था में भी इसको सिखाया जा सकता है। जेंडर भूमिकाएं सिखाने का कोई एक एज नहीं होती पर्टिकुलर कि बच्चे को 6 साल तक सिखाना ही सिखाना है, या उसने अगर 6 साल तक नहीं सीखा तो उसके बाद में उसको सिखा नहीं सकते। आप उसको जो है, एक मान लो 30 साल का व्यक्ति है, उसको भी तो सिखा सकते हैं। अगर उसके दिमाग में कुछ इस तरह की रूढ़िवादिताएं हैं, या एक टीचर को ही अगर आप ले लें, तो बहुत सारे टीचर हैं जिनके दिमाग में रूढ़िवादिता बसी हुई है, तो उनको 50 साल की उम्र में भी आप सिखा सकते हैं कि अब ये जेंडर रूढ़िवादिता छोड़िए आप, और सही तरीके से बच्चों को पढ़ाइए। तो वो किसी भी उम्र में सिखाया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है, बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। तीसरा है आपका, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। और फोर्थ है आपका, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलिए कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। हाँ जी। कुछ लोग ये क्लास बीच में छोड़ के चले जाते हैं, मुझे ये नहीं पता चलता कि इनको क्लास अच्छी नहीं लग रही है या पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्या? अब ऐसे लोग जो, अब देखो अभी कुछ क्लास में से 15-20 बच्चे भाग गए हैं ना, तो छोड़ करके, अब मैं इनसे क्या उम्मीद रखूं? फिर ये बाद में कहते हैं कि सर आपने तो ये चीज पढ़ाई नहीं थी, पेपर में आ गया ये। तो अब मैं उनको क्या बोलूं कि मैंने पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी, जब उन्होंने देखा ही नहीं है। पूरी क्लास नहीं देखेंगे तो फिर मेरी क्या जिम्मेदारी रह जाएगी? फिर बाद में कहते हैं कि सर आपसे तो मैंने पूरे 2 महीने पढ़ा था, पास नहीं हुआ मैं। अब इसमें मेरी गलती है? 2 महीने, आप 2 महीने सिर्फ अटेंडेंस लगाने आ रहे हो, पढ़ कहाँ रहे हो? तो ये तरीका मुझे तो समझ आता नहीं है भाई। फिर बाद में कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। अब थोड़ा सा अगर सीरियस होके पढ़ लें 2-4 महीने, तो यार पूरे जीवन भर की कहानी है ये। देखो, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता, यानी कि जो डायवर्सिटी है उसका सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करेगा? तो बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है भाई। बुद्धि पे फर्क पड़ता है, आपका वातावरण कैसा है, मतलब आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है नई चीजें सीखने की, आपका स्कूल कैसा है, आपके अध्यापक कैसे हैं, तो उससे फर्क पड़ेगा ना आपका वातावरण कैसा है। बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, तो इससे भी होगी, क्योंकि आपके माता पिता की बुद्धि, आपके दादा की बुद्धि, आपके चाचा की बुद्धि जैसी होगी, तो बच्चों में भी उसी के हिसाब से बुद्धि आती है ना। आपके पूरे जो है, आपका जो भी खानदान है, उसमें से सभी के गुण आते हैं, खासकर माता पिता के ज्यादा आते हैं। तो आनुवंशिकता से भी बुद्धि डिसाइड होती है। बुद्धि को नापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बुद्धिलब्धि परीक्षण से केवल आईक्यू नाप सकते हो आप। क्या नापोगे? केवल आईक्यू। उसके अलावा बाकी जो प्रकार है बुद्धि के, मान लीजिए भाषाई बुद्धि है, उसको कैसे नाप लोगे आप? इससे इससे नहीं नाप सकते ना आप उसको। और प्रकृतिवादी बुद्धि है, मान लीजिए अंतर वैयक्तिक बुद्धि है, उसको कैसे नापोगे? नहीं नापा जा सकता। तो बुद्धि बहुआयामी होती है और समय के साथ बदल सकती है, ये बात सत्य है आपकी। ठीक है, पहली बात तो बुद्धि के आपके बहुत सारे आयाम हैं। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे तो गार्डनर के 8 रूप है, मतलब 8 प्रकार है बुद्धि के आपके। लेकिन अगर साइकोलॉजी के बड़ी किताबों में पढ़ोगे बीएड की, तो 9 प्रकार हैं। एनसीईआरटी में अपडेट नहीं किया उन्होंने। उन्होंने शायद ये सोच के नहीं किया होगा कि एक बुद्धि है उसमें प्रकृतिवादी बुद्धि, नहीं, अस्तित्ववादी। प्रकृतिवादी को उन्होंने रखा है, अस्तित्ववादी बुद्धि जो है वो नवी बुद्धि है, 9 प्रकार जो है। तो उसको उन्होंने एनसीईआरटी में ऐड नहीं कर रखा। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में पता नहीं क्यों नहीं करा उन्होंने, उनकी मर्जी है। शायद उन्होंने बच्चों की एज लिमिट को देखते हुए ऐड नहीं करा हो, लेकिन अभी फिलहाल 9 आपके हैं। पर आप से ये पूछा नहीं जाएगा कभी भी कितने प्रकार की बुद्धि है। और समय के साथ बदल सकती है, ये बात सत्य है, क्योंकि जैसे जैसे हम उनको, बच्चे को प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, चीजें सिखाते हैं, तो बुद्धि बढ़ती है ना। कोई बच्चा 5 साल तक गणित की प्रैक्टिस करे, रोज गणित सॉल्व कर रहा है, तो उसकी गणितीय बुद्धि तो बहुत परिपक्व हो जाएगी ना, तो बदलती है बुद्धि। तो फिलहाल फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ जी, कोई बताएगा सर के नोट्स ट्रिक के साथ हैं या नहीं? भाई जहां पर जितनी जरूरत है उतनी ट्रिक है, और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर नहीं है ना। ऐसा नहीं कि सारा 100% चीजें आप ट्रिक से ही सीखेंगे। सर कुछ की मजबूरी या जिम्मेदारी होती है जो क्लास छोड़नी पड़ती है।
नहीं यार, जिम्मेदारी और मजबूरी वाले बच्चे अलग हैं, वो मुझे पता है। वो इस टाइम लाइव नहीं देखते, लेकिन वो रात को देखते हैं। बहुत हमें पता है सब बच्चों का, सबका अपना अपना टाइम डिसाइड होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जैसे 5 मिनट रुकेंगे फिर भाग जाएंगे, क्लास में अटेंडेंस देने के लिए आते हैं। चलो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना फ्यूचर अपने हाथ में होता है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बाकी तो आप ही करोगे, मेहनत है ना। आप करोगे तो आपको फल मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। चलो, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स स्पेरमैन। ये तो पता ही है आपको, है ना। चलो बताओ फटाफट से। हम्म। मैं आपकी न्यू स्टूडेंट हूँ, रीजा खान। चलिए, स्वागत है आपका। डी ऑप्शन और ए आ रहा है यहाँ पे। डी। डी क्यों दे रहे हो भाई? यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर, वैकल्पिक सिद्धांत का मतलब है कि सामान्य की अवधारणा की आलोचना की, कि सामान्य बुद्धि नहीं होती, बुद्धि की एक अलग वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया इन्होंने, ठीक है। और जो बात कर रहे हो आप स्पीयरमैन की, स्पीयरमैन ने तो यही सिद्धांत दिया था ना, जीएस फैक्टर थ्योरी, जिसमें दो आपने कहा था, एक तो सामान्य बुद्धि, एक स्पेसिफिक बुद्धि। तो वही तो बात कर रहे हैं, सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की है इन्होंने। तो ये तो पहले से ही उसमें ही थे, सामान्य बुद्धि वाले में। तो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर वाला सिद्धांत आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका, लॉरेंस कॉल्बर के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा कैसे की गई थी? ये कल की क्लास में भी शायद आया था ये प्रश्न, इस प्रकार का एक, तो याद होगा आपको। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। दूसरा ऑप्शन है आपका विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है। तीसरा ऑप्शन है नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है। और फोर्थ है आपका वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करने के लिए की गई है। बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए फटाफट से अपना आंसर लिखेंगे आप। सर मेरा कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, शिवानी भारद्वाज। अब देखो, जितने, क्योंकि ऐसे नए बच्चे आ रहे हैं हमारे चैनल पे अब बहुत सारे, मेरे ख्याल से 10-20 हज़ार तो आए गए हैं अभी अभी में ही, कुछ ही दिन के अंदर अंदर, जो नए बच्चे हैं हमारे चैनल पे। और वो ये कह रहे हैं कि हमने कई बार सीटेट दे दिया है, 3 बार, किसी ने 4 बार, और सीटेट पास नहीं हो रहा। तो इस बार मैं कुछ नया एक और चीज सोच रहा हूँ, कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं, इनके एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है ना, गाइडेंस की प्रॉब्लम है। मतलब उन लोगों को ये पता नहीं है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ परेशानी आ रही है। उनको एक्चुअल में सही तरीका नहीं पता चल पा रहा है, गाइडेंस की कमी है कुल मिला के। तो मैं अब एक नई सीरीज वीडियो की स्टार्ट करने वाला हूँ, गाइडेंस के नाम से ही। तो एक नए गाइडेंस की सीरीज स्टार्ट होगी, और आपके जो भी डाउट्स रहा करेंगे उस मुद्दे पे एक छोटी वीडियो आया करेगी, और उसमें सिर्फ समझाने वाली बातें होंगी। उसमें ऐसे कोई टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, उसमें ये बताएंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, या फिर टाइम मैनेजमेंट, या फिर घर पे अगर टाइम नहीं मिलता तो कितने टाइम करें आप तैयारी, कौन सी चीज को, मतलब टोटली मैं उसमें सिर्फ गाइडेंस की बात करूंगा, ताकि आपको सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, और इस बार आपका सीटेट सबका निकल सके। तो इस तरह की एक और नई चीज मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए फिलहाल अगर बात करें लॉरेंस कॉल्बर के सिद्धांत की आलोचना की, तो आलोचना इनकी लैंगिकता के आधार पर की गई है ना। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, यानी कि इन्होंने जो है पुरुष वाले विचारों को ज्यादा वरीयता दी है, स्त्री वाले विचारों को नहीं दी है। तो यही इनकी निंदा है जो गिलिगन के द्वारा की गई है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मात्रात्मक तरीके से ऐसा कुछ नहीं कहा इन्होंने, चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए नहीं की गई है, जीवन की परिस्थितियों से लिए ऐसा कोई भी इनका जो है आलोचना नहीं है, सिर्फ लैंगिक आधार पर ही आलोचना की गई है इस सिद्धांत की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तीसरा है आपका विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। और फोर्थ है आपका विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलिए कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे आप, फटाफट से लिखते रहो। सर हम तो सीटेट 5 बार दे चुके हैं, अभी तक नहीं निकला। नंदिनी कुमारी, हाँ मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। थैंक यू सर जी, गाइडेंस वाला विचार बहुत अच्छा है।
हाँ, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ अब। सर जी मेरा फर्स्ट टाइम सीटेट दूंगी, निकल जाएगा पेपर तो आपको 10 किलोग्राम लड्डू खिलाऊंगी। अरे भाई साहब रोशनी कुमारी, मुझे मेरे से कोई दुश्मनी है आपकी? हाँ, मुझे मारना चाहते हो आप? 10 किलोग्राम लड्डू खिलाऊंगी? पहली बात तो ये है कि मैं फिटनेस फ्रीक वाला बंदा हूँ, तो मैं बहुत कम मीठा और ये चीजें बहुत कम खाता हूँ। लेकिन अगर खिलाना है तो आधा लड्डू खिला दो, इतना खिला दो भाई, टेस्ट तो 10 किलोग्राम लड्डू खिला के मुझे मारोगे आप? हाँ, देखो, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करती है। अधिसंज्ञानात्मक कौन से होते हैं? अधिसंज्ञान होता है आपका मेटाकॉग्निशन, यानी कि अपने ही बारे में जानना, अपने बारे में, व्यक्तित्व के बारे में नहीं, अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में जानना, कि मेरी मेमोरी कितनी है, मुझे पढ़ने का कौन सा स्टाइल ज्यादा पसंद है, मुझे करके चीजें समझ आती है, लिख के समझ आती है, और मुझे कितनी बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है, मेरा इंटरेस्ट मैथ में ज्यादा है या हिंदी में ज्यादा है। ये अपनी ही क्षमताओं के बारे में जानने को अधिसंज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल यही होंगे ना, कि अपने बारे में अपना ही सेल्फ एनालिसिस कैसे किया जाए। तो अगर इनमें देखोगे आप, तो बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए ग्रेड देना तो गलत ही होता है आपका, है ना? ग्रेड देना तो आपका बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं होती। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन कर सकें, यही बात तो कह रहा था मैं आपसे भी। स्वयं अपने अधिगम पर और अपना प्रगति का मूल्यांकन कर सके, कि मैंने कितना सीखा है, पिछले साल कितना सीखा था या पिछले महीने कितना सीखा था। अपने ही विचारों पर अगर आप चिंतन कर पाते हैं, उसी को अधिसंज्ञानात्मक कौशल कहा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पाठ को याद करने के लिए दे देना, ये निगेटिव तरीका है आपका। और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना, यानी कि सिर्फ बोल करके बता देना, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ये तरीका भी आपका गलत होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा राइट हो गया आपका? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ जी, हंस रहे हो सबके सब? हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाओगे फिर? हाँ, चलो थ्योरी करवा दीजिए ना। करवा रहे हैं भाई, थ्योरी भी साथ साथ आपकी। वी विल मेक प्राउड आवर पेरेंट्स वन डे, अध्ययन समुदाय। अच्छा, नाम तो आपने लिखा नहीं है, चलिए बहुत अच्छा है। मैं 20 किलोग्राम लड्डू खिलाऊंगी। मैं मिठाई की दुकान खोल लूंगा फिर, है ना? आप भेजो लड्डू, 20 और 10 10 किलो जब लड्डू आएंगे तो फिर मैं एक दुकान ही खोल दूंगा मिठाई की, है ना? देखो, अभिकथन ए है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण है आपका, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित करते हैं। तो बताओ दोनों में से कौन सी बात सही है इनमें? जल्दी लिखो अपना आंसर। लिखते रहो अपना आंसर। ये कथन वाला समझ नहीं आता, अब आ जाएगा ना, मैंने आपसे कहा तो है, धीरे धीरे आप समझते रहेंगे इस चीज को। चलिए फटाफट अपना आंसर लिखेंगे। देखो, अब यहाँ पे हम समझे तो इसका, देखो जब कथन वाला प्रश्न आए, तो ज्यादा दिमाग ऐसा नहीं रखना कि बहुत कठिन प्रश्न है, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अब पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यह है कि जो पहली बात लिखी गई है पहले कथन में, बस हमें इतना देखना है कि क्या वो साइकोलॉजी के हिसाब से या एनईपी के हिसाब से, या जो भी हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसके हिसाब से सही है या नहीं है। बस ये चेक करना है, इसके अलावा कुछ चेक नहीं करना। तो शिक्षार्थियों को अगर संकल्पना को मजबूत करना है, यानी कि संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट को अगर मजबूत करना है, किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो उसमें क्या कहते हैं हम, कि अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। यानी कि बच्चों से ही कहना चाहिए कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स जोड़ सकते हो, या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो आप करके देख सकते हो। वो बच्चे खुद से ही अपनी जानकारी को टेस्ट कर रहे हैं या जांच रहे हैं। तो ये तरीका आपका सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, आप पहले को छोड़ दो, आप दूसरी वाली लाइन देखो कि ये सही है या गलत है। तो उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना मजबूत होती है, अच्छी बात है, जबकि गैर उदाहरण सोचने से विद्यार्थी को भ्रमित करते हैं, ये गलत है। क्योंकि उदाहरण हो या गैर उदाहरण, उदाहरण होते हैं जो सटीक बिल्कुल आपके जो है उसके ही जैसे होते हैं, गैर उदाहरण में ज्यादा फर्क नहीं होता। गैर उदाहरण भी उसके ही जैसे कोई दैनिक जीवन के एग्जाम्पल्स, उन्हीं को गैर उदाहरण भी कह देते हैं। तो ये बात गलत है आपकी, क्योंकि गैर उदाहरण भी बच्चे को भ्रमित नहीं करेंगे, बच्चे की मदद ही करेंगे। अब हमने यहाँ क्या देखा कि एक कथन गलत हो गया हमारा, एक सही हो गया। अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ए सही है, आर गलत है। ठीक है, कहाँ है? पहले ऑप्शन में है।
लेकिन अगर किसी वजह से हमारा दूसरा कथन भी सही हो जाता, मान लो यहाँ पे लिखा होता कि वाइगोत्स्की के हिसाब से अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, ये लिखा होता कि वाइगोत्स्की के हिसाब से अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये आर में लिखा होता, तो बात तो वो भी सही है, तो हमारा ए भी सही हो जाता, आर भी सही हो जाता। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि आर और ए के बीच में कोई संबंध है या नहीं है, तो स्वाइगोत्स्की वाली बात अलग है, उदाहरण देने वाली बात अलग है, दोनों में कोई आपस में संबंध नहीं है। तो हम फिर ऑप्शन इस तरह से चुनते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। जैसे कि इसमें लिखा है ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस तरह के ऑप्शन को चुनते हैं। और अगर दोनों में कनेक्शन बन रहा है, दोनों में कनेक्शन बन रहा है, जैसे कि ये सही था आपका उदाहरण वाला, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिख देते नीचे करके वो, कि बच्चे उदाहरणों के माध्यम से जब कार्य को स्वयं करते हैं तो जब ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं, तो क्या हुआ, दोनों में आपस में कोई ना कोई कनेक्शन बन रहा था, तो फिर हम चुनते ये वाला ऑप्शन कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी हो रही है। अब समझ में आया कैसे चुनना है इसको, दोनों को आपस में। चलिए अब इस तरह से जो है आप आगे भी ध्यान रखेंगे इस चीज को। ओके, चलो बात समझ में आ गई, ये नहीं आई अभी भी। देखो अगला प्रश्न है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, पहला ऑप्शन है, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर भौतिक रूप पर आए। दूसरा ऑप्शन है, पहले उस पर चर्चा करे जिससे जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानता है। तीसरा ऑप्शन है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आगे आए। फोर्थ ऑप्शन है, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं को पर चर्चा करें, फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दे। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, चलिए कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे आप। चलो फटाफट से अपना आंसर लिखते रहो। पेपर 2 में लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में संस्कृत रख सकते हैं, हाँ रख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम्म। भाई आज वीडियो को लाइक नहीं करा आपने, मैंने कहा नहीं बीच में, तो फिर कहते हो आपकी, है ना, आज मैंने बोला नहीं तो आज आपने लाइक भी नहीं करा किसी ने। चलो लाइक करके आओ फटाफट से वीडियो को, जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करो और वीडियो को लाइक करके आओ। देखो बात करें यहाँ पर, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं आपसे कि विद्यार्थी किस तरह से बेहतर सीखेंगे। अगर आप पहले प्रतीकात्मक रूप पे आ जाएंगे तो ये तरीका गलत होता है आपका। पहले आपको भौतिक रूप पे आना है, बाद में प्रतीकात्मक रूप पे आना है। पहले वास्तविक चीज सिखाते हैं ना हम, जो एक सिद्धांत है मूर्त से अमूर्त, है ना, ये वाला सिद्धांत है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। तो पहले भौतिक चीजें बताएंगे, जो चीजें सामने दिखाई जा सकती हैं वो चीजें पहले सिखाते हैं, और प्रतीक हो गया या आपकी जो सोचने विचारने की काल्पनिक चीजें हैं वो बाद में आती है। तो ये कथन आपका गलत हो जाता है। उसके अलावा बात करें, पहले उस पर चर्चा करेंगे जो विद्यार्थी को नहीं पता, ये भी गलत है, क्योंकि हम नॉन टू अननोन चलते हैं, अननोन टू नॉन नहीं चलते। पहले नॉन आएगा, ज्ञात आएगा, जो बच्चों को पता है उस पर चर्चा करो, फिर उस पर चर्चा करो जो नहीं पता है। इसने उल्टा लिखा है, इसलिए ये भी गलत। इसमें पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप, उसके बाद में उसके टुकड़े, ये बात सत्य है। संपूर्ण से अंश की ओर चलते हैं, है ना, संपूर्ण से अंश की ओर चलते हैं, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणा करेंगे, बाद में विचार सत्यापित करने का मौका देंगे, ये गलत है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जो आगमन विधि होती है आपकी, उसमें क्या करते हैं हम, आगमन विधि में पहले बच्चे को उदाहरण देते हैं और उदाहरण के द्वारा बच्चा खुद से ही सत्यापित करता है कि ये फॉर्मूला या ये चीज आपकी काम आती भी है या नहीं आती है। उसके बाद में नियम उसको बाद में सेलेक्ट करता है वो, जब 4 5 10 सवाल सॉल्व कर लेगा उसी तरीके से, फिर वो समझ जाएगा कि ये तरीका जो है इसको नियम के रूप में माना जा सकता है। तो पहले उसको मौका दो बच्चे को कि वो अपने एग्जाम्पल्स को या किसी भी चीज को सत्यापित कर सके। तो विचार को सत्यापित करने का मौका पहले मिलना चाहिए, बाद में नहीं। तो ये भी गलत है आपका। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन है जो सबसे सटीक है और जो सही सीधा तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर यू लुक लाइक आयुष्मान खुराना, अध्ययन समुदाय, हर रोज मुझे बदल देते हो आप, हाँ। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है ऋतिक रोशन, कोई कहता है सलमान खान, कोई कहता है अब सिद्धार्थ मल्होत्रा, रोज नए नई पहचान दे देते हो, हाँ। चलिए, सब ये भी एक तरीका है, एक उदाहरण है कि हर इंसान
हर इंसान की काल्पनिक चिंतन अलग होता है, हर किसी की कल्पना अलग होती है और उसके पूर्व अनुभव पे आधारित होती है। तो उसको जो खुद को पसंद होगा ना, एक्चुअल में यही होता है, जो उसका खुद का फेवरेट होगा वो उसी से मैच करने की कोशिश करता है। तो ये एक तरह से ये भी साइकोलॉजी है। चलिए हम तो आते ही लाइक कर देते हैं, देखते बाद में है। ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने, देखो आज मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि आज आपने 500 लाइक्स भी पूरे नहीं करे। अगर मैं कहूंगा नहीं तो आप करेंगे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखेंगे। चलो, आप मस्त क्लास कराते हो दोस्त। अच्छा, दोस्त आपका नाम क्या है? नाम तो लिख नहीं रखा आपने। थैंक यू।